क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मंजू चावला की पुस्तक में निम्न शेष, अब इसमें सुधार है थोड़ा, उस सुधार को वन बाय वन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस है इसका योग जो है वो मैच नहीं करता है। ज़्यादा बता दूं, कुछ करेक्शन करेक्शन क्या है वन। ये करेक्शन है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गोदी व निकाशी व्यय, ठीक है। गोदी व निकाशी व्यय ये प्रत्यक्ष व्यय है, माने व्यापारिक खाते का मद है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस 4000 के बाद फिर से 4000 लिखा हुआ है बिजली, तो ये जो 4000 दो बार है यहाँ पर, तो नीचे वाला जो 4000 है इसको आपको कर देना है कट। ये है कट आपका, ठीक है, ये नहीं है। और ठीक है, बिजली व्यय 500 रुपये है। और फिर उसके बाद विविध आय, तो आय जो है वो क्रेडिट में होता है, आप तो जानते हैं। तो ये 6000 रुपये ये ऐसा है, मतलब एक एक फिर नीचे सरक जा रहे हैं यहाँ पर। किराया आप देखेंगे, ठीक है, ये हस्तस्थ रोकड़ जो है यहाँ पर ये नहीं है, किसी प्रकार का ये हस्तस्थ रोकड़ ये नहीं है, ठीक है। और पूंजी जो है ये सीधे सीधे दिया हुआ है, कितना, ये अब सीधा हो गया है ये 40,000, ठीक है। तो इतना सुधारना है आपको। यहाँ पर ये 4000 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेबिट का टोटल जो है 4000 रुपये से ज़्यादा बता रहा है। तो एक सुधार ये करेंगे कि गोदी व निकाशी व्यय, तो वो चार्जेस जो हैं यहाँ पर 4000 रुपीज़ हैं, तो बट जो इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ 4000 माइनस, मतलब यहाँ नहीं है, तो इसको ये आउट कर देंगे, जबकि ये क्वेश्चन में प्रिंट है। और यहाँ पर हस्तस्थ रोकड़ जो है ये दो चीज़ें आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो रख लेंगे, सो दैट आपको जब भी क्वेश्चन करना होगा तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर करेक्शन करेंगे। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, ओके। तो होपफुली ये आपका डन होगा। इतनी चीज़ें आपको सुधार कर लेना है क्वेश्चन में। अब आप देखिए यहाँ पर नया क्या क्या है। नया है यहाँ पर जो हमको इस क्वेश्चन में हम नया सीखेंगे वो क्या है, वो है यहाँ पर जमा बिक्री कर, ओके। जमा बिक्री कर जो है, और ये सीधा तुलन पत्र का मद है। बिक्री कर जो है वो सरकार का सरकार को चुकाना रहता है, तो व्यापार के द्वारा इसे एक दायित्व के रूप में हम यहाँ पर दिखाएंगे। अगर इसमें कोई जमा बिक्री कर में अगर कोई बिक्री कर का भुगतान होता तो उसे हम क्या कर देते, माइनस कर देते। जमा बिक्री कर में से भुगतान बिक्री कर को माइनस करके जो शेष है जमा, उसे हम दायित्व पक्ष में प्रदर्शित करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सवाल में देख पा रहे होंगे कहीं पर भी बिक्री कर का भुगतान के नाम पर कोई भी ऐसा व्यय उल्लेखित नहीं है, तो सीधे सीधे हम इस 1000 रुपए को दायित्व में ले जाएंगे। ये एक इस क्वेश्चन में एक नया है, बिक्री कर क्रेडिट, क्रेडिट शेष पड़ा हुआ है हमारे पास, यानी व्यापारी के पास। तो यहाँ पर देखिए ये असमाप्त किराया, ओके, तो ये आय है, इनकम। असमाप्त किराया मैंने आपको बताया था, असमाप्त किराया का अर्थ यह है कि आपको अग्रिम किराया प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक व्यापार के द्वारा सेवा का जो भुगतान है वो नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये एक नया है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि आप असमाप्त किराया इनकम है। ये पिछले क्वेश्चन में हमने असमाप्त बीमा को किया था, वो व्यय था, और ये इनकम है, तो इसका प्रदर्शन हम अग्रिम की तरह करेंगे। असमाप्त किराया एक हमारे लिए क्या कहना चाहिए, एक दायित्व होगा ये। और दूसरी चीजें हमें जो सीखना है उसमें, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए हम जानते हैं कि आहरण जो है वो निजी प्रयोग के लिए व्यापारी के द्वारा व्यापार से राशि या माल आहरित की गई है, तो उस पर जो ब्याज लगता है वह व्यापार के लिए लाभ होगा, तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, समाकलन पक्ष में हम लेंगे। फिर पूंजी पर ब्याज, तो ये एक नया हम सीखेंगे, ये तीन चीजें हम नया सीखेंगे, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज जो है वह व्यापार के लिए एक हानि है, तो उसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट में लेंगे, ठीक है।
और आहरण पर ब्याज को क्रेडिट में लेंगे क्योंकि यह एक आय है। ठीक, तो अब ये सुधार हो चुका है, 4,000 रुपये को हम गायब कर चुके हैं और विविध आय जो है वो 6,000 रुपये है, किराया जो है वो 2,000 रुपये प्राप्ति है और हस्तस्थ रोकड़ नाम का यहाँ पर कुछ नहीं, इसको भी हमने यहाँ पर, यह हस्तस्थ रोकड़ जो है यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये भी हमने आउट कर दिया है, ये यहाँ पर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 SCRT सॉल्व करते हैं। आरंभिक स्टॉक, देखिए सब आरंभिक स्टॉक लिखा हुआ है 10,000 रुपए, इसे हम व्यापारिक खाते में ले लेंगे, फिर ले लेंगे क्रय और विक्रय। तो बिल्कुल डेबिट क्रेडिट में एक लाइन में ही दिया हुआ है। क्रय डेबिट में दिया हुआ है 40,000 40,000 रुपए और विक्रय जो है वो 80,000 रुपए। दोनों की वापसी है, यहाँ पर देखेंगे वापसी जरा गौर करने वाली बात है क्योंकि वो रिवर्स होता है। तो आप देखिए 40,000 रुपए यदि क्रय है तो उसकी वापसी 600 रुपए होगी और 80,000 रुपए विक्रय है तो इसकी वापसी 200 रुपए है। ठीक है, क्रय का उल्टा क्रय वापसी, विक्रय का उल्टा विक्रय वापसी। ध्यान रखना है ये क्रॉस है। क्रय 40 घटा 600 रुपए तो हो जाएगा ये 39,400 रुपए और 80,000 विक्रय है तो उसमें 200 रुपए की वापसी है, तो 200 रुपए इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 79,800 रुपए। गुड। अब हम देखते हैं मजदूरी, ये प्रत्यक्ष व्यय है तो मजदूरी 6,000 रुपए हम व्यापारिक खाते में लेंगे। गोदी एवं निकाशी व्यय, चूंकि बंदरगाह पर ही यह व्यय हो चुका है तो ये हम लिखेंगे प्रत्यक्ष व्यय में। ठीक है, तो इतनी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। पहले प्रारंभिक स्टॉक 10,000, फिर क्रय बोल रहा था 40,000 रुपए, मैंने आपको बताया था 40,000 रुपए। अब उसमें जो वापसी लिखा हुआ है उसका क्रॉस वो हमने 600 रुपए इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 39,400 रुपए ये आ गए शुद्ध क्रय। इसी तरह से विक्रय की राशि भी उसी लाइन में दी हुई है 80,000 रुपए और उसमें हमको माइनस कर देना है विक्रय की वापसी 200 रुपए का, तो यहां पर हो जाएगा 79,800 रुपए का शुद्ध विक्रय। ठीक है, फिर मजदूरी मैंने आपको बताया था, मजदूरी दिया हुआ है तो मजदूरी हम 6,000 रुपए लिख देंगे और गोदी व निकासी व्यय जो बंदरगाह पर व्यय हुए हैं उस राशि को भी हम 4,000 रुपए लिख देंगे। अंतिम स्टॉक पट के बाहर है, अंतिम स्टॉक आप देखेंगे यहाँ पर अंतिम स्टॉक लिखा हुआ है 2,000 रुपए, व्यापारिक खाते में शो करेंगे 2,000 रुपए ले लेंगे हम यहाँ पर। इस प्रकार से हमारा व्यापारिक खाता जो है वो पूर्ण हुआ और हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। पहले टोटल हम क्रेडिट साइड का लिखाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 81,800 रुपए, जबकि डेबिट का टोटल अगर हम देखें तो केवल 59,400 मतलब 59,400 रुपए हो रहा है, तो कम है। तो अब इसका मतलब ये सकल लाभ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम टोटल लगा लेंगे 59,400 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। 59,400 को हम माइनस करते ही हमें सकल लाभ की प्राप्ति हो जाएगी 22,400। तो 22,400, तो यहाँ पर ये सकल लाभ है। अब सकल लाभ को हम लाभानी खाते में हस्तांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा 22,400 रुपए। अब हम अप्रत्यक्ष जितने भी व्यय हैं लाभानी खाते में लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बिजली, ठीक है, बिजली, तो बिजली हमने सुधार किया था स्टूडेंट, 4,000 रुपए जो सामने लिखा हुआ है वो तो गलत है, उसको हमने हटाया है। तो यहाँ पर बिजली की राशि होगी 500 रुपए। ठीक है, बिजली की राशि यहाँ पर है 500 रुपए। और विविध आय ये इनकम है। ठीक है, विविध आय और किराया ये इनकम है, तो हम सबसे पहले, फिर उसके बाद विविध आय जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। विविध आय जो है हमने इसको 6,000 रुपए का जो इनकम है, क्योंकि आय जो है वो क्रेडिट में होता है तो इसको हमने क्रॉस किया था, तो विविध आय यहाँ पर हम 6,000 रुपए लिखेंगे। आय देखो यहाँ पर 6,000 रुपए लिखा हुआ है और किराया भी आमदनी है, किराया भी लिखा हुआ है 2,000 रुपए, तो 6,000 रुपए हम लिख देंगे विविध आय में और किराया को हम लिख देंगे 2,000 रुपए। तो हम क्रेडिट तरफ लिखेंगे लाभ हानि खाता के, यहाँ पर हम लिख देंगे विविध आय, इसे हम लिख दिए 6,000 रुपए। और किराया, क्योंकि किराए के संबंध में एक समायोजन है असमाप्त किराया, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिखेंगे
भीतर। अब मैंने आपको बताया था असमाप्त किराया का मतलब यह है कि हमें अग्रिम प्राप्त हो गया है, समय से पहले प्राप्त हो गया है, जो 31 मार्च 2017 को हम बना रहे हैं। यहाँ पर 31 मार्च 2017 के तक का वह संबंध नहीं रखता है, उसके बाद का है। यहाँ पर 100 रुपए इसको माइनस कर देंगे तो 1900 रुपए यहाँ पर। ओके, 1900 रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूंजी है तो पूंजीगत है, वो पूंजीगत आहरण पूंजी से संबंधित है, देनदार लेनदार पूंजीगत है, रोकड़ यहाँ पर लिखा हुआ है 3000, यह भी संपत्ति है, विनियोग संपत्ति है, पेटेंट संपत्ति है, भूमि तथा मशीनरी, इस पर ह्रास अगर होगा तो उसका लेखा करना है, दान तथा सहायता ये खर्च है, यह का प्रत्यक्ष व्यय है 600 रुपए का, तो इसे हम लिख देंगे। और जमा व बिक्री कर को मैंने आपको बताया था कि वह पूंजीगत मद है और सीधा बैलेंस शीट का आइटम है, तो उसे हम यहाँ पर नहीं लेंगे, तो दान व सहायता 600 रुपए लिख देंगे। अब बारी आती है किसकी, जितने समायोजन है उनकी, क्योंकि अब तो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो खत्म हो गया, फर्नीचर अंतिम दिख रहा है 11,300। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट एक एक करके हम सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर भूमि तथा मशीनरी पर 5% का ह्रास, 5% का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ ले लेंगे 43,000 रुपए, और 43,000 रुपए पर हमें कैलकुलेट करना है मूल्यह्रास 5%, तो सीधे सीधे हम 5% कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 तियां 15 और 5 को 20 और 21, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,150 रुपए। और इसी तरह से आप फर्नीचर पर भी लगाएंगे तो फर्नीचर की राशि यहाँ पर हुई है 11,300 रुपए। अब 11,300 रुपए पर हमें कैलकुलेट करना है 5%। यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है फर्नीचर पर हमें लगाना है 5%। अगेन मूल्यह्रास, तो 11,300 पे हम लगा देंगे 5%, तो 2 शून्य खत्म, तो 3 पंचे हो गया 15 और 11 पच्चे 55 और 1 56। ओके, मतलब 565 रुपए यहाँ पर आ गए मूल्यह्रास फर्नीचर पर। तो कुल मूल्यह्रास 665 रुपए फर्नीचर पर और 2,150 रुपए भूमि तथा मशीनरी पर, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,715 रुपए मूल्यह्रास। अब हम देखेंगे आहरण पर ब्याज की बारी आई। अब जो हमने हाईलाइट करके रखा है नया है हमारे लिए, तो मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन जब प्रारंभ किया था उस समय कि आहरण एक निजी व्यय है और उस पर यदि कोई ब्याज, तो यह व्यापार को प्राप्त होता है, तो इसलिए व्यापार के लिए यह एक आय है। आहरण पर ब्याज 7% की दर से, और आहरण की राशि दी हुई है, तो यहाँ पर आहरण आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है 2,000 रुपए। हालांकि यह, तो हम यहाँ पर इसे प्राप्ति पक्ष में हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे एक आय है ये, तो हम यहाँ लिख दिए 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए पर हमने 7% का कैलकुलेशन कर दिया, तो हमें राशि प्राप्त हो जाएगी कितना, 2 सत्ते 14, 140 रुपए ब्याज के, ठीक है। अब इसी तरह से पूंजी पर ब्याज है, तो पूंजी पर 5% का जो ब्याज है वह हमें निकालना है। 40,000 का पूंजी है, तलपट दिया हुआ यहाँ पर देखेंगे, ये पूंजी का मद है 40,000 रुपए, और 40,000 रुपए पे ब्याज की गणना करनी है और वह ब्याज की दर होगी 5%। तो यह हमारे लिए व्यापार के लिए एक व्यय होगा, क्योंकि पूंजी पर यह व्यापारी को व्यापार के द्वारा चुकाया जाएगा, यह पूंजी उसकी बढ़ेगी। तो 40,000 रुपए पर हम 5% का कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,000 रुपए, 5 को 20, ओके, और 2 शून्य खत्म है, तो 2,000 रुपए यहाँ पर हो गया पूंजी पर ब्याज। अब हम देखेंगे लगभग सारे समायोजन हो चुके हैं, सिर्फ एक समायोजन बचा है जिसको हम जानते हैं। इसको हम विनियोगों पर ब्याज की दर दी हुई है 6% और ब्याज के संबंध में कोई राशि नहीं है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट, इम्प्लाइड इनकम, गर्भित लाभ। दर दी हुई है लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी
ब्याज नहीं है तो गर्भित है। गर्भित मतलब कहना चाहिए कि ये छुपा हुआ है, हिडन है एक तरह से। ठीक है, तो हमें विनियोगों पर विनियोग दिए हुए हैं, इसलिए हमको 6 हमको क्या, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। तो विनियोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6,000 रुपए ट्रायल बैलेंस में, ये हम कर चुके हैं इससे पहले। तो 6,000 रुपए पर, तो 6,000 रुपए का 6%, हम 6 और एक शून्य लगा देंगे हम, तो इसका मतलब 360 रुपए का यहाँ पर ये हो जाएगा गर्भित आय, 360 रुपए। इस प्रकार से हम सारे इनकम लिख चुके हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ टोटल लगा देंगे, पहले हम टोटल लगा के देखते हैं। ये हो जा रहा है 30,800 रुपए व्यापारिक से करेंगे तो यह निवल लाभ को शो कर रहा है। तो हम टोटल लिख देंगे 30,800 रुपए, और 30,800 में हम यहाँ पर कर देंगे उसका जो निवल लाभ है उसको हम घटा देंगे 5,000 जो भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24,985 रुपए। 24,985 रुपए यहाँ पर आ गए निवल लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। राइट, अब हम देखेंगे इसका तुलन पत्र जल्दी से। तो तुलन पत्र में हम जाएंगे और इससे संबंध में जो भी समायोजन थे, जो भी हमारे तलपट से जो भी पूंजीगत मदें छूट गई हैं उसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम परिसंपत्तियों को देखते हैं। परिसंपत्तियां हमारे पास रुकी हुई है, तो देखिए सबसे 1 पे जो छूटा है वह है पूंजी। तो पूंजी जो है वह दायित्व पक्ष का है, तो हम तो परिसंपत्तियां देख रहे हैं। तो परिसंपत्तियों में देखिए रोकड़ लिखा हुआ है, रोकड़ 3,000 रुपए, तो हम रोकड़ 3,000 रुपए लिख लेंगे। और रोकड़ के बाद यहाँ पर देखिए देनदार, ओके, देनदार और लेनदार एक साथ दिया हुआ है। तो देनदार जो है वो डेबिट का मद है, तो डेबिट में जो है 6,000 रुपए देनदार है। ठीक है, तो देनदार हम 6,000 रुपए लिख देंगे, किसी भी प्रकार का कोई संचय वंचय नहीं किया है। तो 3,000 रोकड़ और देनदार 6,000, तो इसको हम लिख देंगे। चल संपत्ति में ही आते हैं ये। तो सबसे पहले रोकड़ है, विनियोग 6,000 रुपए है, इस पर हमने गर्भित ब्याज एक कैलकुलेशन 360 रुपए निकाला है। तो 360 रुपए जो है वो गर्भित ब्याज है। तो हम चाहें तो इस 6,000 रुपए में जोड़ करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम ब्याज को अलग से दिखाएंगे जो हमें मिलना था। तो इसका मतलब हुआ हम उसको उपार्जित के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम विनियोग दिखा देंगे अगेन 6,000 रुपए। ठीक है, और अंतिम स्टॉक 2,000 रुपए का तलपट व्यापारिक खाते में था, तलपट से हमने लिखा था, तो 2,000 रुपए हमने यहाँ लिख दिया चल संपत्ति। अब हम आएंगे स्थायी संपत्ति की तरफ। स्थायी संपत्ति में क्या छूट गया है, भूमि तथा मशीनरी की जो मद है वो दिया हुआ है 43,000 रुपए, और उस पर हमने 7% की दर से मूल्यह्रास का कैलकुलेशन किया था। तो इसलिए भूमि एवं मशीनरी को हम 43,000 रुपए लिख रहे हैं, और उसके साथ ही मूल्यह्रास उस पर जो हमने 7% का कैलकुलेशन किया था उसे हम कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 21,50 हमने लिया था, 21,50 को हम घटा देंगे तो 40,850 रुपए शुद्ध भूमि तथा मशीनरी का मूल्य, पुस्तक मूल्य होगा। इसे हम दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेटेंट। पेटेंट भी एक प्रकार का संपत्ति ही होता है। पेटेंट की राशि को हम सीधे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4,000 रुपए। ठीक है, एक और छूट गया है फर्नीचर 11,300 रुपए। तो 11,300 रुपए पे हमने 5% मूल्यह्रास का कैलकुलेशन किया था, तो इसलिए 565 रुपए का इसे हम इसमें से कर देंगे माइनस, और जो राशि प्राप्त होगी वह होगी 10,735 रुपए। तो इसे हम अब इस प्रकार से जो अर्जित ब्याज जो हमारा जो 360 रुपए का था गर्भित ब्याज जिसको मैंने बोल रहा हूं, तो वो उपार्जित ही है, तो इसको 360 ले लिए, और इस प्रकार से सारे संपत्तियों को हम लिख चुके हैं। तो इसका हम लगा देंगे टोटल स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 72,945 रुपए। आइए देखते हैं दायित्व पक्ष है उसकी तरफ क्या इतना शेष आता है क्या। तो यहाँ पर देनदार और लेनदार एक साथ लिखा हुआ है, देखेंगे हम लेनदार लिखा हुआ है, तो लेनदार ये क्रेडिट का मद है, तो लेनदार को हम लिखेंगे यहाँ पर 7,000 रुपए। और एक जमा जो नया हमने इसमें से सीखा, और पूंजीगत मद होने के कारण इसे हम, ये जो बिक्री कर है ये सरकार के प्रति दायित्व है, सरकार को इसे चुकाना है। मतलब जो सामान हमने बेचा है उसमें हमने सेल्स टैक्स वसूल करके हमारे पास रखा है, अभी तक हमने उसको दिया नहीं है, तो ये दायित्व हुआ, सरकार को चुकाना है। अगर इसमें
बिक्री कर का भुगतान अलग से दिया होता तो इसको माइनस करके जो बच गया जमा बिक्री कर उसी को हम दायित्व में शो करते राशि के कॉलम में। लेकिन यहाँ पर चूंकि भुगतान हुआ ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा 1,000 रुपए हमारे लिए दायित्व होगा। और एक चीज यहाँ पर हमको दायित्व में शो करनी है स्टूडेंट, और वो क्या है? वो है जो असमाप्त किराया। असमाप्त किराया जो अग्रिम प्राप्त किराया है वह हमें क्या हो गया है? पहले से रिसीव हो गया है, 100 रुपए है, तो 100 रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे दिया। अब हमारे लिए सिर्फ पूंजी बच गया है। आप तलपट में अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें हमने कोई और मद नहीं है, हम लिखेंगे और कल आपको सिर्फ पूंजी और आहरण दिख रहा होगा। तो पूंजी 40,000 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, जिस पर हमने ब्याज की भी कैलकुलेशन किया था, आहरण पर भी ब्याज का कैलकुलेशन किया था। तो ये सीखने वाली बात है कि इसको हम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, स्वामी की पूंजी हम ले लेंगे कितना? 40,000 रुपए जो तलपट में दिया हुआ है। इसमें हम निवल लाभ, हमारा निवल लाभ जो आया है 24,985 रुपए। अब ये दोनों हो जाएंगे ऐड, ये जुड़ गए। अब इसमें पूंजी पर ब्याज, ओके, पूंजी पर जो ब्याज है उससे पूंजी बढ़ेगी, उसको हमने व्यय के रूप में लिया था, लेकिन स्वामी की पूंजी उससे बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए स्वामी की पूंजी में हमने उसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 66,985। अब इसमें हमको माइनस करना है आहरण। आहरण की राशि हम ऑलरेडी माइनस करते थे, तो जो आहरण है वह किस में दिया हुआ है? वह तलपट में दिया हुआ है 2,000 रुपए। और इसमें 2,000 रुपए माइनस करने के बाद अगेन ये 64,985 ही आ गया। फिर इसमें हमको घटाना है आहरण पर ब्याज। तो देखें आपने, पूंजी पर ब्याज को हम व्यय किए थे लेकिन व्यापार के लिए था वो, लेकिन यहाँ स्वामी की पूंजी उससे बढ़ेगी, ये होगा प्लस, ठीक है। लेकिन आहरण पर ब्याज क्या कर रहे हैं हम? माइनस। तो आहरण पर ब्याज हमने कैलकुलेट किया था इसका 140 रुपए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो यह जो है पूंजी को कम करेगा। ठीक है, अब जो राशि यहाँ पर प्राप्त होगी उसे हमें यहाँ पर लिख देना है 64,845। ओके, तो हम राशि कॉलम में यह स्वामी की पूंजी की स्थिति बनेगी। ठीक है, तो अब हम टोटल करके देखते हैं क्या यह जो हमारा संपत्तियों का योग है उससे मैच कर रहा है। तो देखिए 72,945 और यहाँ पर भी 72,945, तो ये बिल्कुल मैच हो गया है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ, आप इसे ले लेंगे।